से आप लोग मुलाकात तो कर ही चुके हैं। ये मेरे साथ ही हैं बेसिकली, जब से हम प्रिपरेशन कर रहे तब से ये भी प्रिपरेशन कर रहे थे, और शायद प्रोफाइल आपको मैंने बताया था। MNIT जयपुर के पास आउट है, पहले रिलायंस में जॉब किया, फिर उसके बाद एलन में काम किए, फिर रेजिडेंस में फिटजी में काम किया, अभी फिलहाल बहुत सही पोजीशन पे है। एंड थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग ही चुका है। मैंने अभी इनको बोला है कि मेंस लेवल का फर्स्ट प्रायोरिटी में हम लोग रिवीजन करेंगे, मतलब पहला प्रायोरिटी हम लोग का मेंस का होगा। मेंस लेवल का एक राउंड ऑफ रिवीजन होगा, बट आप में से कुछ लोग होंगे जिनका फिजिक्स में उनका होगा कि उनको एडवांस लेवल का भी रिवीजन करना है। वीक में जो मेंस का रिवीजन चलेगा, उसके साथ साथ वीक में 2 दिन हम लोग एडवांस के लिए भी क्लासेस रखेंगे, जिसमें पहले से असाइनमेंट होगा आपके पास क्वेश्चन सॉल्विंग का, और जो क्वेश्चन सॉल्विंग होगा उन्हीं क्वेश्चन का डिस्कशन वो 2 दिन करेंगे। बट स्टिल जिनका फिजिक्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मेरा सिंपल सजेशन होगा कि पहले वो लोग मेंस लेवल का ही पार्ट एक बार सॉल्व कर लो, और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके वो लेवल बढ़ाना चाहिए। बाकी हिमांशु सर जो है वो बेटर है कि वो आप लोगों के साथ डिस्कशन करें, एंड किसी को कोई चीज पूछना है और डिस्कशन करना हो तो करेंगे। सर से मैंने ये बोला है कि पहले पार्ट में किसी को जिस चैप्टर में दिक्कत उसका आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। शायद पहले सर ने बोला है कि 12th का टॉपिक करेंगे हम लोग डिस्कशन में, और उसके बाद फिर हम लोग बाकी रिमेनिंग टॉपिक में मैकेनिक्स को थोड़ा सबसे लास्ट में रखेंगे, रिमेनिंग पोर्शन को पहले प्रायोरिटी पे रखेंगे। हिमांशु सर प्लीज कंटिन्यू। ठीक है सर, थैंक यू। बोले पहले क्या करते हैं ना, हम लोग सेकेंड ईयर का ही रिवीजन करते हैं, ठीक है ना। सेकेंड ईयर में लगभग मान लो आप 55% के आसपास वेटेज रहता है, ठीक है, और फर्स्ट ईयर मान लो 45। तो आप ऐसा मान लो 25 क्वेश्चन है ना, मान लो टोटल अभी 30 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं ना, 30 क्वेश्चन है ना, 20 आपके हो गए हैं सिंगल करेक्ट, और 10 क्वेश्चन आपके हो गए न्यूमेरिक वाले, है ना, जिसमें आपको 5 करना होता है। तो ऐसा मोटा मोटी देखा जाए ना तो 30 में से आप मान के चलो 16 क्वेश्चन है ना, 16 क्वेश्चन मान लो सेकेंड ईयर का रहेगा आपका, और 13-14 क्वेश्चन मान लो आपका फर्स्ट ईयर का। यही ट्रेंड है, एवरेज अगर आप निकालोगे ना तो ऐसा ही ट्रेंड चल रहा है, ठीक है ना। तो अभी होता क्या है, जैसे कोई भी टॉपिक है, अगर लास्ट कॉन्सेप्ट मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यूज हो रहा है, तो फिर वो सेकेंड ईयर में काउंटिंग होगा, है ना। कॉन्सेप्ट मान लो रोटेशन का आ रहा है, बट लास्ट जो कॉन्सेप्ट मान लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यूज हो रहा है आपका ना, तो वो फिर किस चैप्टर में जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चला जाएगा ना। तो उस तरीके से क्या होता है, वेटेज सेकेंड ईयर का इस वे में आप सोचोगे ना तब ज्यादा आता है। ऐसे आप देखो तो मोटा मोटी 50-50% ही चलता है, लेकिन लास्ट कॉन्सेप्ट जो भी आपका यूज होगा ना उससे डिसाइड होगा, है ना, कि वो कौन से 11th के टॉपिक में आएगा या 12th के टॉपिक में आएगा, ठीक है। तो जैसा मेरा प्लानिंग था ना, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट कर रहा सोचा था करने के लिए, ठीक है। तो अब जनरली क्या है, आप जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो इन जनरल देखोगे तो आप पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, कैपेसिटर को छोड़ दिया जाए, है ना, तो उसके लिए अराउंड मैं पढ़ाता हूँ 25 क्लासेस, मतलब, और एक क्लास मान लो 1 आवर 20 मिनट्स, है ना, तो मिनिमम 25 क्लास लगता है मेरे को। तो कंटेंट देखोगे तो 30 आवर्स 32 आवर्स, तो डिपेंड करता है, बैच पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो उसको हम लोग 2 घंटे में 3 घंटे में अगर करना चाहें तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि पूरा एकदम सर थ्योरी पढ़ा पाएंगे, है ना। तो जो फ्रूटफुल तरीका है ना, आपको थ्योरी पढ़ के आना पड़ेगा, ठीक है। आप थ्योरी पढ़ के आए, ऐसा हो सकता है 100% थ्योरी पढ़ोगे, कहीं पे 10-20% में अगर आपको डाउट है तो वो थ्योरी डिस्कस किया जा सकता है ना, ब्रीफली। मेनली फोकस करेंगे है ना क्वेश्चन सॉल्विंग पे, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, है ना, तो सॉल्विंग में भी क्या है, मैं ही सॉल्व करूंगा, क्योंकि अभी टाइम इतना नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन पे 5 मिनट दिया जाए, 10 मिनट दिया जाए ना। तो जो भी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन रहेंगे, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो कुछ 25-30 क्वेश्चन मैं ट्राई करूंगा ना एक क्लास में, ऑन एन एवरेज 15 से 20 क्वेश्चन ट्राई करेंगे लेने का, ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन, है ना। तो उसमें टाइम तो नहीं दे पाऊंगा, बट जो भी रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट रहेंगे ना वो अपन डिस्कस कर लेंगे, और जो मैक्सिमम क्वेश्चन रहेंगे नया नया टाइप का ही रहेगा, मतलब कॉन्सेप्ट रिपीट नहीं होंगे, है ना, क्योंकि वैसे लेंगे तो फिर 2-3 घंटे में रिवीजन करना टॉपिक पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। और कोई डाउट्स, मैं पहले बोल रहा हूँ ना, फ्रूटफुल कब होगा, जब आप घर पे पढ़ के आओगे, है ना, एक ब्रीफ आपको रिवीजन लेके आना है क्लास में, है ना, तब फ्रूटफुल होगा। नहीं तो फिर क्या फॉर्मूला पूछूंगा मैं, मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला पूछूं मैं, है ना, मान लो आपके पास कोई स्फेरिकल सेल है ना, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है,
अब आपको जीरो नहीं पता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ना। आउटसाइड पूछूं तो KQ/R², तो अब इतना तो फॉर्मूला को समराइज करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपको पढ़ के आना है, डायरेक्टली क्या होगा, फॉर्मूला का एप्लीकेशन होगा ना कहीं पे। मान लो आपका सॉलिड स्फीयर है ना, सॉलिड स्फीयर में आपको है ना, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड किसी को याद है क्या, किसी को याद? ρr/3 ε0। ρr/3 ε0, हाँ ठीक है, बहुत अच्छे है ना, वेक्टर फॉर्म में आपने बोला है ना। तो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो वो याद होना चाहिए है ना, क्योंकि वो फिर डेरिवेशन करवाओ वो पॉसिबल नहीं है। तो याद रहेगा ना तो क्लास ज्यादा फ्रूटफुल होगा, है ना। अब बाहर पूछूं तो पॉइंट चार्ज की तरह होगा, है ना। मान लो आपके पास इनफाइनाइट वायर है ना, लेमडा चार्ज डेंसिटी है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो आपको याद होना चाहिए 2k λ/r होता है ना, क्योंकि वो नॉर्मल सी चीज है ना। अगर मैं उसका डेरिवेशन करवाऊंगा तो 15 मिनट तो डेरिवेशन में ही चला जाएगा, ठीक है। तो जहां जहां पे थोड़े से इंपॉर्टेंट वाले जो फॉर्मूले होंगे ना वो मैं शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। ड्यूरिंग क्लास ब्रीफली मैं बस फॉर्मूला को आपको रिकैप करवा दूंगा, ठीक है, इतना मैं कर सकता हूँ। लेकिन एकदम जो बेसिक्स वाले फॉर्मूला है कि एक पॉइंट चार्ज के कारण मान लो मैं पूछूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा r डिस्टेंस पे, तो आपको पता है KQ/R होगा ना। तो उस लेवल का अपन डिस्कशन नहीं कर पाएंगे है ना क्लास में। अब मान लो मैं बोलूं आपसे डिस्क के कारण है ना, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है डिस्क का, उसके कारण मैं बोलूं r डिस्टेंस पे एक्सिस पे, अगर मैं आपसे पूछूं क्या होगा है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो कम बच्चे होंगे जिनको याद है। किसी को याद है क्या, डिस्क का पोटेंशियल याद है एक्सिस पे? Sigma/2 epsilon naught 1 minus cos theta। 1 - cos थीटा। और मान लो इसको एनुलर डिस्क बना दूं तो एक डिस्क काट करके हटा दिया ना, तो एनुलर डिस्क बनेगा। तो इस टाइप के जो फॉर्मूले रहेंगे ना, जो थोड़ा सा मतलब मॉडरेट लेवल का फॉर्मूला है ना, वो मैं रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। और नोट्स में मैं क्रॉप करके है ना शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। और जो एकदम बेसिक वाले हैं वो आप पढ़ के आना, ठीक है। इतना आपको करना पड़ेगा, तभी वो क्लास फ्रूटफुल बनेगा ना। वो टीचर कितना भी अच्छा रहे है ना, अगर आप पढ़ के नहीं आओगे तो उससे कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आने वाला है ना। वो दोनों का म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। टीचर भी अच्छा हो और स्टूडेंट भी अपना 100% देना, तो वहाँ वो ज्यादा फ्रूटफुल होगा ना। तो इसका ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, मैं फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। जो जो आपके जो जो कुछ कुछ टॉपिक बताए, आप EMI बताए है ना, कुछ बच्चे रे ऑप्टिक्स बताया है ना, कुछ बच्चे वेव ऑप्टिक्स बताया है ना, तो वहाँ पे सीक्वेंस में आएगा। एक बार मैं दिखाता हूँ ना जो मेरा प्लानिंग है, 1 मिनट वेट करें ना। अभी क्या स्क्रीन शेयर करूंगा तो मेरा फोटो चला जाएगा, ठीक है। स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। ठीक है, पहले मैं एक बार दिखाता हूँ ना रिवीजन जो प्लान है ना। देखो जो प्लानिंग है ना उसमें इस तरीके से अपन रिवीजन करेंगे ना। अभी देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक से मान लो सेकेंड ईयर का भी मैंने प्लानिंग किया है ना, तो अभी अभी क्या है कि 100% सेकेंड ईयर भी नहीं कर पाएंगे, तो जो थोड़े इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक है ना वो मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया हूँ। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक तो कंडक्टर के पहले वाला है ना, मतलब आप बोल सकते हो ग्रेविटेशन तक, जितना अपन ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं ना वहां तक। और उसके बाद आप ग्रेविटेशन के बाद है ना फ्लक्स वगैरह पढ़ते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, और कंडक्टर, वो वाला दूसरा पार्ट हो गया। तो पहला पार्ट में अपन है ना, मान लो 1 डे अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट डे अपन करेंगे है ना प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, ठीक है। उसमें अपन फ्लक्स वगैरह भी ले लेंगे है ना। उसके बाद आपका है कैपेसिटर है ना, 1 दिन कैपेसिटर में स्पेंड करेंगे है ना। करेंट इलेक्ट्रिसिटी 2 दिन दे सकते हैं, 2 डेज है ना। मैग्नेटिज्म में 3 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो है ना। एक तो आपका मूविंग चार्ज पे कितना फोर्स आता है, तो Q × V × B है ना, ये एक पार्ट मान लो मैग्नेटिज्म का। दूसरा पार्ट हो गया आपका करंट कैरिंग वायर पे कितना फोर्स आएगा, तो I × L × B वाले बेस्ड पे जो भी क्वेश्चन है ना वो अपन कर सकते हैं। और तीसरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है ना कैसे जनरेट करते हैं ना, तो बायोट सावर्ट लॉ और उसके एप्लीकेशन देख सकते हैं ना। तो वो तीसरा पार्ट हो जाएगा, ठीक है। प्योर मैग्नेटिज्म में आपका अर्थ मैग्नेटिज्म तो सिलेबस से हट ही गया है, अर्थ मैग्नेटिज्म तो वो पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। ये उसके बाद 2 दिन EMI का है ना।
एक अल्टरनेटिंग करंट भी इंपॉर्टेंट है ना, एक क्वेश्चन आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट, है ना। और ये वाले टॉपिक आपके, है ना, फर्स्ट ईयर के है ना। ये वेव मोशन हो गया, वेव ऑन अ स्ट्रिंग एंड साउंड वेव, है ना। तो ये दोनों मिला करके 3 दिन के आसपास आप ले सकते हैं। या स्कोरिंग है ना इसमें, मतलब साउंड वेव स्ट्रिंग वेव फील नहीं आता है, लेकिन क्वेश्चन के कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना, उस फॉर्मेट के क्वेश्चन अगर आप कर लोगे ना तो एग्जाम में आपको स्कोर आ जाएगा, है ना। मतलब मैकेनिक्स में क्या फील तो आता है लेकिन क्वेश्चन बनते नहीं है ना। थोड़ा भी अगर क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देगा ना तो मुश्किल होता है, ज्यादा प्रॉब्लम होता है बच्चों को सॉल्व करने में। वेव मोशन में क्या फील कम है लेकिन आप क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हो, है ना। कुछ 10-15 टाइप का फॉर्मेट है, वो अगर कर लोगे तो 90% चांस है आप एग्जाम में क्वेश्चन कर लेंगे, है ना। उसका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है 2 दिन, ठीक है। इसके बीच में अगर कुछ अल्टर करना है ना सीक्वेंस वगैरह, तो अगर कुछ मतलब कुछ ज्यादा बच्चों को कोई पर्टिकुलर टॉपिक में अगर आपको ज्यादा डाउट है ना, तो वैसे मान लो मेजोरिटी को अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है या कहीं पे मैक्सिमम बच्चों को कंफर्ट है ना, तो वो वाले टॉपिक वहां से स्किप कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो ऑलरेडी सारे मतलब सॉल्यूशंस वगैरह सारे मेरे बने हुए हैं, ठीक है। तो मैं हाईलाइट करके पढ़ाता हूँ, है ना, आप देखते चलना, ठीक है। कुछ जो इम्पोर्टेंट वाले क्वेश्चंस है ना वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, देखते चलना ना। और समझ में नहीं आएगा तो पूछना, ठीक है ना। अगर तो इम्पोर्टेंट क्या है, समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर क्लास का कोई मतलब नहीं, ठीक है। देखो ना, पहला क्वेश्चन क्या है अपना, फर्स्ट क्वेश्चन है ना। आपके पास 4 कॉर्नर्स है ना, आपके स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स है ना। 4 कॉर्नर्स पे स्मॉल क्यू रखा हुआ है ना, और सेंटर पे आपका एक कैपिटल क्यू रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या दे रखा है ना, कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना इक्विलिब्रियम में है ना, ये पूरा सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है। तो आपको स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू का रेशियो बताना है ना। फाइंड कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू फॉर विच ऑल द चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, है ना। तो ये आपको सॉल्व करना है। तो अभी पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्यू भी इक्विलिब्रियम में होगा, तो नेट फोर्स उस पे 0 आएगा, और ये मिडल वाले पे भी नेट फोर्स 0 आना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखें ना क्वेश्चन में, तो ये स्मॉल क्यू तो ऐसे भी हमारा क्या होगा ना, इक्विलिब्रियम में ही होगा ना। सिमेट्री से आप देख सकते हो ना, ये इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी क्यू है यहाँ पे रख दो, 1 कूलम रख दो, 5 कूलम रख दो, 10 कूलम रख दे, -10 कूलम रख दे, ये मिडल वाला तो आपका इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। वो आप या तो फोर्स से देख लो, नहीं तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड से देख लेना, इन चारों को मिला करके, है ना। सेंटर पे अगर मैं बोलूँ आपको, इस सेंटर पे है ना, सेंटर पे कितना कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 0 आ जाएगा, है ना। नलीफाई हो जाएंगे ना, वेक्टर फॉर्म में जाओगे तो, है ना। ये वाला क्यू मान लो पॉजिटिव है ना, कॉर्नर्स पे सारे जो स्मॉल क्यू है ना उसको अगर अपन पॉजिटिव ले ले, तो ये वाला स्मॉल क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, ये वाले स्मॉल क्यू से इधर आएगा ना। सिमिलरली अगर आप दूसरे वाले क्यू से लोगे तो, ये वाले क्यू अगर अपन ले ले तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, मैं पॉजिटिव अज्यूम कर रहा हूँ ना। उसी तरीके से क्या होगा, डायमेट्रिकली जो स्मॉल क्यू है ना उन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगे, नलीफाई हो जाएंगे। तो ओवरऑल जो 4 कॉर्नर्स पे क्यू है ना, उनके कारण अगर आप सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे ना तो 0 ही आएगा। तो फिर वहां पे कोई भी चार्ज रख देना, कैपिटल क्यू रखे तो उस पर कितना फोर्स आएगा। तो फोर्स कैसे निकालते हो, है ना, चार्ज मल्टीप्लाई बाय, है ना, जिस प्लेस पे रखा हुआ है ना वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आएगा ना उसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक्चुअल में क्या, ये क्यू तो ऑलरेडी आपका इक्विलिब्रियम में ही है, तो अपना आंसर क्यू के इक्विलिब्रियम से नहीं आने वाला है। अपने को क्या करना है ना, स्मॉल क्यू के इक्विलिब्रियम से आंसर लाना है। तो 4 में से कोई भी एक स्मॉल क्यू आप कंसीडर कर ले और उसका इक्विलिब्रियम आप कंसीडर करें, ठीक है। तो मैंने जैसे ये वाला क्यू ले लिया, ये व्यू भी सही है ना, ये अभी स्क्रीन सही है ना आप लोग का। यस सर। ओके, देखो तो अब एक एक करके देखना है ना। तो जैसे मान लो आपका ये क्यू जो है ना ये इक्विलिब्रियम में है, तो आप क्या करें, है ना, अभी मैं फोर्स से जा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आप इस पे रिमेनिंग जो 4 चार्ज बचे हुए ना, 4 चार्जेस है ना, उनके कारण आप फोर्स लिखे, है ना, उनके कारण फोर्स लिखे। तो जैसे आप मान लो, है ना, इसके कारण देखते हो ये वाले क्यू के कारण,
है ना। तो इस क्यू के कारण, है ना, इस कॉर्नर वाले क्यू पे फोर्स निकालना है, ठीक है। तो दोनों तो अपने सेम नेचर के हो गया ना, क्यू और क्यू, तो दोनों या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्मॉल क्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो तो करेंगे रिपेल ही है, तो सेम नेचर के तो रिपेल करेंगे। तो इस क्यू के कारण जो फोर्स आएगा वो ये वाला, ये वेक्टर आएगा, ये वेक्टर, है ना। कितना आएगा, तो के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, है ना। तो आप लिखोगे ना, तो के क्यू इंटू क्यू करोगे तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर आ जाएगा, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या आपका डायगोनल है ना, √2a, तो √2a का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 2a स्क्वायर, है ना। तो इस क्यू के कारण जो फोर्स आएगा ये आएगा के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, है ना। उसी वे में अगर आप इस क्यू के कारण लिखोगे तो इस क्यू के कारण क्या होगा, फिर से अवे आएगा, रिपल्सिव फोर्स आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगा, और थर्ड वाला क्यू ले लो, है ना, इस क्यू के कारण क्या होगा, तो वो भी इस लाइन के लॉन्ग आएगा, है ना, अवे के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना। ये तीन फोर्स। अच्छा, इन तीन फोर्स का अगर आप रिजल्टेंट निकालोगे ना, रिजल्टेंट, है ना, तो उसके अपोजिट में फोर्स आना चाहिए इस क्यू के कारण, है ना, तभी तो नलिफाई होगा। तो अगर इन तीन का आप रिजल्टेंट निकालोगे तो किधर आएगा, तो अब ये वेक्टर का क्वेश्चन है, तो अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन लो, ये वाला और ये वाला, तो दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, बाइसेक्टर पे आएगा 45 डिग्री पे, है ना। तो जो मैंने दो टिक किया ना, उनका रिजल्टेंट इधर आएगा ना, इधर के डायरेक्शन में, है ना। ऑलरेडी आपके पास एक तीसरा वेक्टर है ही वहां पे, है ना, ये ग्रीन में जो हाईलाइट किया हुआ है ना, ये वाला। तो जो नेट रिजल्टेंट आएगा इन तीनों का इधर आएगा, वो कितना आएगा, तो इसको आप दो स्टेप में निकाल सकते हैं, है ना। पहले आप क्या करें, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, तो दो वेक्टर ए और ए 90 पे होते हैं, तो √2a, है ना, याद रखना है सीधा। तो √2 टाइम्स आप क्या करोगे, √2 टाइम्स, है ना, ये दिस वन, है ना। सो यहाँ पे वही कॉपी किया हुआ है ना, दिस वन, है ना, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना। और उसी डायरेक्शन में आपका ये वाला है के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, तो वो सिंपली ऐड हो जाएगा ना, इसके साथ ऐड कर दिया। तो नेट तीनों जो ब्लू कलर का जो वेक्टर बनाया ना मैं, ये तीन, इनका रिजल्टेंट आएगा ये वाला ना, और किधर आएगा, इधर आएगा ना, ये आ गया। तो इसके जस्ट अपोजिट में क्या होगा, फोर्थ वाला फोर्स आना चाहिए ना, तो वो अपन रेड कलर में लिख रखे हैं ना, ये वाला। तो ये दोनों के बीच में इंटरेक्शन है ना। तो अभी अपने को ये पता चल जाएगा कि नेट फोर्स क्या आना चाहिए, ब्लू वाले के अपोजिट में, है ना, इधर आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यू और स्मॉल क्यू, है ना, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू ना अपोजिट नेचर के होने चाहिए, है ना, अपोजिट नेचर के, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू की जो वैल्यू होगी ना वो नेगेटिव होगी। तो अगर कोई भी ऑप्शन में अगर पॉजिटिव वैल्यू देगा ना, तो आप सीधा लॉजिकली बोल सकते हो कि पॉजिटिव तो रेशियो नहीं आएगा। ऐसे भी मेंस में क्वेश्चन आते हैं ना, चार में से दो ऑप्शन आपके ऐसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना। एक ऑप्शन तो मिनिमम तो रिजेक्ट हो ही जाएगा, है ना। तो ये रेशियो नेगेटिव आएगा, ठीक है ना, इतना अपने को पता चल गया। क्योंकि इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन आना चाहिए स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू के बीच में, वो अट्रैक्टिव आना चाहिए, है ना। तो इधर के डायरेक्शन में, है ना, कितना हो जाएगा, तो फिर से वही लिखोगे आप के क्यू क्यू अपॉन, है ना, ये वाला डिस्टेंस, है ना, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डायगोनल का आधा हो जाएगा ना। तो डायगोनल का आधा कितना होता है, a/√2 ना, ये a/√2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2k/q बाई ए स्क्वायर। और अपन क्या करेंगे, ये वाले वैल्यू को, है ना, ये तीनों जो ब्लू का रिजल्टेंट है ना, इसके साथ आप इक्वेट कर दोगे, इसके साथ, है ना। इसके बाद मैं स्किप कर रहा हूँ, इसके बाद आप सॉल्व करेंगे ना, तो अभी ये जो रिलेशन लिखा हुआ है ना, ये रिलेशन मैग्नीट्यूड का रिलेशन है ना, इधर डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड इक्वल टू इधर का मैग्नीट्यूड, है ना। तो जब आपको रेशियो मिलेगा ना, तो ये जो यहाँ पे अपन कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का रेशियो निकाल रहे हैं ना, एक्चुअल में ये क्या मिल रहा है अपने को, मॉड क्यू बाई मॉड स्मॉल क्यू मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपको इतना मिलेगा, ये वाला। तो आपको ना माइनस साइन अलग से लगाना पड़ेगा, है ना, ये माइनस साइन, है ना, ये कॉमन मिस्टेक है, ठीक है ना। तो आपको, क्योंकि अपन जो भी फोर्स वोर्स लिख रहे हैं, तो एक्चुअल में क्या होता है, के मॉड q1 मॉड q2 बाई आर स्क्वायर, ये जो भी रिलेशन लिखा हुआ है ना, ये एक्चुअल में अपने को मॉड में लिखना चाहिए था। तो उतना अपनी अंडरस्टैंडिंग है, तो हमें लास्ट में ध्यान रखना है कि ये जो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू मैंने न्यूमेरिकली इसको इक्वेशन बना के सॉल्व किया ना, तो ये दोनों क्या है, अपने मैग्नीट्यूड का रेशियो है। और हमें ऑलरेडी पता है कि अगर इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन अट्रैक्टिव वाला हो रहा है तो अपोजिट साइन का होगा। तो ये एक माइनस आपको ना अलग से रखना पड़ेगा, ये माइनस, इसलिए कलर चेंज कर दिया ना, यहाँ पे भी आने के बाद बच्चे जल्दी में रहेंगे ना,
तो ये पॉजिटिव वाला आंसर कर देंगे, जबकि लॉजिकली सबसे पहले तो हमें यही पता चल रहा है कि अपोजिट साइन के होने चाहिए। आगे समझ में? किसी को अगर दिक्कत हो तो बोलो, किसी को डाउट है? नहीं है डाउट, है ना? ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक आपके पास रॉड है ना, एक रॉड है, ठीक है। रॉड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है ना, एल लेंथ का रॉड है, लेमडा चार्ज डेंसिटी है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना, और यहाँ से ए डिस्टेंस पे है ना, ए डिस्टेंस पे एक स्मॉल क्यू चार्ज रखा हुआ है ना। तो अपने को क्या निकालना है, दोनों के बीच में इंटरेक्शन फोर्स निकालना है ना। दोनों को अगर अपन सेम साइन का ले ले, है ना, दोनों मान लो पॉजिटिवली चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना। तो इंटरेक्शन फोर्स जो रिपल्सिव नेचर का होगा ना, वो अपने को निकालना है, ठीक है। तो इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो क्या है, अगर आपको है ना रॉड के कारण, है ना, रॉड के एक्सिस पे, है ना, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है ना, रेडीमेड है ना, तो अगर वो पता है तो सीधा अपन क्या करेंगे, रॉड के एक्सिस पे ना ए डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें जो भी है ना पता, ई पता है, तो ई को अपन क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्वेश्चन विद इन सेकेंड्स बन जाएंगे, है ना। लेकिन उसके लिए आपको ई की वैल्यू याद होनी चाहिए। तो जनरली मैं बच्चों को बोलता हूँ याद रखने के लिए, ठीक है, याद रखोगे तो आप 2 मिनट बचा सकते हो। अभी मैं नॉर्मल मेथड से जाता हूँ। तो आप क्या करोगे, रॉड को क्या करें, छोटे छोटे पॉइंट चार्ज में आप ब्रेक कर लो, है ना। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट चार्ज में इसको ब्रेक करोगे, और एक छोटा सा डीएक्स लेंथ का एक आप रॉड कंसीडर करें, जिसपे डीक्यू चार्ज होगा। उस डीक्यू का कैपिटल क्यू के साथ आप इंटरेक्शन लेंगे, है ना। जो भी डीएफ आएगा उसके बाद अपन उसको इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। तो कैसे किया हूँ देखो, आप यहाँ से ब्लू कलर देखिए, है ना, यहाँ से आप एक्स डिस्टेंस पे जाना है, यहाँ से आप एक्स डिस्टेंस पे जाए, है ना, और डीएक्स लेंथ का एक छोटा सा चार्ज ले लिया, है ना, डीक्यू। तो डीक्यू कितना हो जाएगा, डीक्यू कितना हो जाएगा आपका, लेमडा इंटू डीएक्स, है ना। तो अब इस डीक्यू और इस क्यू में अपन इंटरेक्शन देख रहे हैं। तो मैं क्या निकाल रहा हूँ ना, चार्ज रेड वाला जो चार्ज है ना, उस पे मैं फोर्स निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो रिपल्सिव मान लिया, है ना, तो रिपल्सिव होगा तो ये जो डीक्यू है कैपिटल क्यू को रिपेल करेगा, तो इधर के डायरेक्शन में आपका डीएफ आ जाएगा ना, इस डायरेक्शन में आपका डीएफ आ जाएगा ना, इधर डीएफ। तो डीएफ कितना हो जाएगा, तो के, है ना, Q1 इज, है ना, रेड वाला क्यू ले ले, है ना, और दूसरा Q2 आप डीक्यू ले ले, जिसको मैंने लेमडा डीएक्स लिख दिया, और दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, इसी तरीके से आप मान लो दूसरा कोई, है ना, छोटा सा पॉइंट लिया ना, ये वाला चार्ज लिया, तो ये भी इधर ही डीएफ लगाएगा। फिर तीसरा कोई लोगे ये वाला, तो भी ये इधर ही डीएफ लगाएगा, है ना। डीएफ अलग अलग होगा, DF1 DF2 DF3, है ना, मैग्नीट्यूड चेंज होता जाएगा, बट डायरेक्शन सेम है ना। तो कभी भी अपन कोई वेक्टर क्वांटिटी निकालते हैं ना, तो सबसे पहले चेक करना है डायरेक्शन। तो जितने भी छोटे छोटे स्मॉल पार्ट आप रॉड पे कंसीडर किया ना, उसका क्यू के साथ इंटरेक्शन लोगे ना, तो जो भी फोर्स आ रहा है ना, मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा, क्योंकि उस पॉइंट चार्ज का छोटे छोटे एलिमेंट के साथ जो डिस्टेंस आएगा डिफरेंट डिफरेंट आएंगे, लेकिन डायरेक्शन सेम होगा, सबके डायरेक्शन राइट साइड आएगा। तो इसको अपन स्केलर की तरह ऐड कर सकते हैं ना, सारे फोर्स राइट साइड ही है, तो सिंपली ऐड कर दो। इसलिए डीएफ है, और सारे DF1 वेक्टर DF2 वेक्टर DF3 वेक्टर सारे एक ही साइड है ना, राइट साइड है। तो सिंपल आप इंटीग्रेशन कर ले, है ना, कंपोनेंट वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। सिंपली क्या हो जाएगा, नेट फोर्स एफ आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ, है ना। तो क्या करें यहाँ पे, के क्यू, है ना, लेमडा कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया, बाकी जो भी है ना, बाकी आपके, है ना, dx हो गया और x स्क्वायर, है ना, dx बाई एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ना। लिमिट कहाँ से कहाँ, सबसे पहले आप ये वाला पिक लोगे, ये वाला कितने पे a, और लास्ट वाला यहाँ पे लोगे तो a प्लस एल, है ना। तो a से a प्लस एल, तो अपन लिमिट रखेंगे a से a प्लस एल, है ना। तो कितना आ जाएगा, इसके आगे आप, है ना, कर लेना, ठीक है। 1 बाई एक्स स्क्वायर का माइनस 1 बाई एक्स आता है इंटीग्रेशन, आगे मैं स्किप करता हूँ, इतना कर लेना, ठीक है। कोई आप एक्सप्लेन करूँ, ये किसी को जरूरत है यहाँ से यहाँ तक, ये तो लिमिट विमिट तो रख ही लोगे ना आप लोग, कोई यस नो बोलेगा ना। यस सर। ओके, यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में यस नो नहीं लोग बोलते, नाम से पूछना पड़ेगा इसे, ठीक है, थोड़ा इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत नालायक लोग हैं लोग। हमें थोड़ा भी सर नए हैं, सो मतलब आप लोगों के लिए नए हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा कन्वर्सेशन करना पड़ेगा। एक दिन वैसे हम लोग कल सोच रहे हैं, कल या परसों मीटिंग करके एक प्रॉपर मीटिंग टाइप का रिव्यू कर ले,
फेस टू फेस। अभी वैसे कुछ लोगों के ग्रुप में लिंक गया ही नहीं था, केवल पास आउट इंजीनियरिंग में लिंक चला गया था, 12th वाले लोगों को लिंक नहीं मिला था। सो अभी कुछ लोग और भी हो सकता है ज्वाइन करें, बट एक दिन हम लोग फेस टू फेस थोड़ा मीटिंग कर लेंगे ताकि सब लोग थोड़ा और ज्यादा कंफर्टेबल हो जाए। और सर अभी आने वाले भी हैं एक दिन ऑफलाइन में से ही, तो आप लोगों से मिल भी लेंगे, मतलब इधर ही आने वाले हैं, तो थोड़ा मुलाकात भी जाएगा आप लोगों का, तो ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे आप लोग। बट स्टिल थोड़ा क्लास में अभी एक्टिव रहो, क्योंकि आप लोगों का कोऑर्डिनेशन उससे सर से बेटर हो जाएगा। ठीक है सर, हिमांशु सर कंटिन्यू करिए। वैसे मीटिंग हम लीव कर रहे हैं, आप अभी ले लीजिए। हाँ ठीक ठीक है सर। कोई है क्या, सुमित जी रहेंगे क्या? वो पीछे बैकग्राउंड में बच्चे लोग आएंगे, एडमिट कर लेंगे क्या? अच्छा हाँ, एडमिट करने वाला एक चीज होगा ना, ठीक है, वो अपने फोन से कनेक्ट करके काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं बोल देता हूँ उनको। ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। देखो ये वाला जो रिजल्ट है ना, ये इंटीग्रेशन से किए ना, इसको आप चाहो तो याद भी कर सकते हो, ठीक है ना? कैसे याद कर सकते हैं, रिजल्ट देखेंगे ना तो ऐसे लिखो ना। अभी कुछ कुछ स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन है ये, है ना? तो आपके एग्जाम में इस टाइप का स्टैंडर्ड क्वेश्चन आए तो फिर मैटर क्या करता है ना, कितना जल्दी कर रहे हो, है ना? सारे बच्चे जो भी थोड़े भी सिंसियर बच्चे रहेंगे ना, क्वेश्चन कर लेंगे ये ना। तो बस ये होगा कि कुछ बच्चे 2 मिनट में करेंगे, कुछ 3 मिनट में करेंगे, कुछ बच्चे होंगे जो 30 सेकंड में कर देंगे, ऐसे भी बच्चे होंगे। तो आप इसको स्मार्टली चाहो तो याद भी कर सकते हो। कैसे याद कर सकते हो? कुछ कुछ चीजें याद रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ये मत सोचना कि सर बोल रहे रट्टा मारने के लिए ना। अभी इतना कंपटीशन है ना कि कुछ चीजें आपको रट लो, है ना? रटना मतलब स्मार्ट वे में रटना है। तो जो चीज मैनेजेबल है ना, थोड़ा स्मार्ट वे में अगर अपन मिनिमम इफर्ट में चीजें रट सकते हैं ना, तो रटना है। तो अब इस रिजल्ट को रटना है तो आप क्या करो मैं बताता हूँ, है ना? इन जनरल फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो आप क्या लिखोगे, के Q1 लिखो तो एक चार्ज ये Q हो गया, तो Q हो गया। और दूसरा जो होगा ना, पूरे रॉड पे चार्ज लिखे ना, पूरे रॉड पे कितना चार्ज आएगा, लेमडा इंटू एल। तो ये के Q1 Q2 हो गया Q रॉड, है ना, लेमडा एल। और अपन क्या लेते हैं, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस का स्क्वायर को आप ऐसे लिखे ना, 2 बार डिस्टेंस है ना, लेंथ इंटू लेंथ। तो एक ये वाला लेंथ लो, एक ये वाला लेंथ, है ना। पॉइंट चार्ज का रॉड के दोनों एंड से डिस्टेंस देखो, वही है यहाँ पे ना। एक डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस आपका ए है, और दूसरा एंड से डिस्टेंस क्या है पॉइंट चार्ज का, ए प्लस एल। तो दूसरा ए प्लस एल है। तो थोड़ा स्मार्टली याद रखे ना, तो ये मतलब मैनेजेबल है ना। अभी जैसे इसके एप्लीकेशन देखोगे ना, अब जैसे इसी में मैं क्वेश्चन बनाऊँ ना, अभी मेंस में सीधा सीधा क्वेश्चन आते हैं ना, ज्यादा घुमाते नहीं है क्वेश्चन में। तो आप जैसे मान लो यहाँ पे एक रॉड दे दिया है ना, इस पे मैंने दे दिया 2Q दे दिया है ना, और रॉड का लेंथ मैंने L दे दिया। और यहाँ से, है ना, मान लो कितना ले लो ना, 12 डिस्टेंस पे ना, 12 डिस्टेंस पे एक मैंने चार्ज ले लिया, यहाँ पे एक चार्ज ले लिया ना, मान लो वो चार्ज आपका Q है। अब बोलूं कि दोनों के बीच का इंटरेक्शन फोर्स कितना होगा, तो आप सीधा लिख सकते हो ना, F जो आएगा ना, वो आ जाएगा K Q1, तो Q1 है ना, पॉइंट चार्ज। और दूसरा रॉड का आप ले लो 2Q अपॉन, है ना, कट करना होगा ना, हमें लीव आपको पता चल जाएगा। ऑल नहीं कर सकते, आप लोगों तो परिवार नहीं है। आपका साउंड आ रहा है, कौन बोल रहे हैं? हाँ ठीक है, चलिए इधर, है ना। तो K इंटू, है ना, Q1 Q2 कर लिया ना, और अपन दोनों एंड से डिस्टेंस देखो ना, तो कैपिटल Q जो अपना पॉइंट चार्ज है ना, उसका लेफ्ट वाले एंड से डिस्टेंस 12 है, और राइट वाले एंड से कितना होगा 12 प्लस L 3L। तो सीधा ऐसे अपना सीधा एक लाइन में आंसर आ जाएगा। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है ना, जब रिवीजन करते हैं ना क्वेश्चन को, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन से देखना होता है। ठीक है, आगे चलता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास ना, तीन चार्जेस हैं, Q और एक माइनस Q है ना, और सेंट्रोइड पे एक स्मॉल Q रखा हुआ है। तो आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन Q, है ना। तो स्मॉल Q पे नेट फोर्स कितना आएगा, ये आपसे पूछा गया है, देखते हैं। तो इसको करने के 2 तरीके हैं। जो बेकार वाला तरीका है वो क्या है ना, मतलब जिसमें टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है, वो भी एक तरीका ये है। आप क्या करोगे ना, इसके कारण, इस Q के कारण, है ना, इधर ऐसे एक फोर्स लोगे, है ना। अभी मान लो कैपिटल Q भी पॉजिटिव है और स्मॉल Q भी पॉजिटिव है ना, तो रिपल्सन होगा। तो इसके कारण इधर आएगा फोर्स, फिर इस Q के कारण इधर आएगा, और माइनस Q और Q भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ना, इधर आएगा। और फिर इन 3 वेक्टर का रिजल्टेंट लिखोगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा ना। तो
अभी जो मैं बता रहा हूँ ना, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसको आप स्मार्ट वे में ना बहुत जगह पे अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, मेनी प्लेसेस पे यूज कर सकते हैं। तो आप क्या करो, करने का जो दूसरा तरीका है ना, आप क्या करें ना, एक सिंपल सा रिजल्ट है, अगर आपके पास कोई भी पॉलीगन हो ना, पॉलीगन है ना, रेगुलर पॉलीगन है ना, स्क्वायर हो सकता है आपका, पेंटागन हो सकता है ना, रेगुलर पेंटागन, हेक्सागन है ना, अभी अपन ने इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया, ठीक है, तो उसके हर एक कॉर्नर पे है ना सेम चार्ज रखा हुआ है ना, आइडेंटिकल चार्ज रखा हुआ है ना। जैसे यहाँ पे मान लो एक आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, क्यू क्यू क्यू, 3 चार्जेस मैंने रख दिया, तो सेंट्रियोड पे क्या होगा आपका, सिमेट्री से जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना वो 0 आएगा, है ना। पेंटागन में भी 0 आएगा ना, बच्चों को पेंटागन में ऐसा लगता है नहीं होगा जो ना, मान लो रेगुलर पेंटागन ऐसा बना दिया ना, इस रेगुलर पेंटागन के 5 कॉर्नर्स पे मैंने क्यू रख दिया है ना, तो भी यहाँ पे सेंट्रियोड जो इसका होगा ना, सेंटर, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आता है, ठीक है। या हेक्सागन तो फाइन है ना, हेप्टागन भी रहेगा ना, 7 साइड्स वाला रेगुलर, उसके भी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा, है ना। तो इस तरीके से अपन चाहे तो यूज कर सकते हैं, है ना। तो देखिए, तो अब अपन ने क्या किया ना, ये माइनस क्यू जो है ना, इस माइनस क्यू को आप इमेजिन करें ना कि वहां पे एक क्यू रखा हुआ है और एक -2q रखा हुआ है ना, सेम प्लेस पे, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे क्यू क्यू है ना, तो मैं क्या करता हूँ ना, -q को ऐसा मानता हूँ कि q प्लस समथिंग रखा हुआ है ना, तो उस तरीके से देखोगे तो आप क्या बोल सकते हो, इस -q को ब्रेक कर सकते हो, एक q रखा हुआ है और एक -2q रखा हुआ है, दोनों को सुपर इम्पोज करोगे तो आपको -q दिखाई देगा। तो देखने का बस तरीका चेंज किया हो, है ना, बाकी है तो वही हो, है ना। अब आप क्या करें ना, यहाँ पे आप देखेंगे ना, तो 3 आपके पिंक कलर में हाईलाइट किया हुआ है, ये है ना, ये क्यू और ये क्यू, तो इन तीनों के कारण नेट जो इंटरेक्शन आएगा इस क्यू के साथ वो 0 हो जाएगा ना। या तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड से देख लो, उन तीनों क्यू के कारण जो सेंट्रियोड पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 0, तो इस क्यू पे नेट फोर्स भी 0 आएगा। तो इफेक्टिवली आपको क्या करना है ना, कि इस जो हाईलाइटेड पिंक कलर है ना, ये 3, इनके कारण तो 0 ही आएगा, तो जो रिमेनिंग बचा ना, सिर्फ -2q का इंटरेक्शन देख ले आप, इस -2q के कारण आप देखें क्यू पे, तो अट्रैक्टिव आएगा ऊपर की तरफ, तो इधर आ जाएगा, डायरेक्शन भी मिल गया अपने को बाइसेक्टर के लॉन्ग, और कितना आएगा एफ नेट, के इंटू Q1, जस्ट मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, तो स्मॉल क्यू, Q2 हो जाएगा, -2q है तो डायरेक्शन के लिए माइनस, बाकी तो मैग्नीट्यूड ही लिखना है, तो 2q ही लिख दिया। और ये वाले डिस्टेंस का स्क्वायर है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होता है, 2/3 ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का हाइट, है ना, तो वही लिखा हुआ है ना, 2/3 ऑफ, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट, है ना, 2/3 ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट क्या होता है, √3a/2 का स्क्वायर, है ना, ऊपर के डायरेक्शन में। तो इस तरीके से भी आप इसको सोच सकते हैं, ठीक है, ये बहुत बार काम देता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये अच्छा मेथड है, ठीक है। कोई किसी को डाउट हो तो बोलना, क्योंकि समझ में जिसको आ रहा है वो तो हाँ नहीं बोलोगे ना, टाइम लग जाएगा ना, जिसको नहीं समझ में आएगा वो बोलना ना। किसी को डाउट है इसमें? नहीं सर। नहीं है, ठीक है, नहीं भी 2-4 बच्चे बोल देना, ठीक है। चलो, है ना, आगे चलते हैं ना। ये देखो 2 रिजल्ट है, मैं यहाँ पे, है ना, शेयर कर दिया हूँ ना, तो वो 2 रिजल्ट कौन कौन से हैं देखना, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, है ना। तो मान लो ये आपका ना लेमडा लेंथ का एक आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, और पी पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है ना, पी पॉइंट पे, है ना, पी पॉइंट का रॉड से डिस्टेंस, तो कभी भी मैं किसी पॉइंट का रॉड से डिस्टेंस बोलूँ ना, लाइन से डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आप पी से क्या करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, है ना। तो वो आर दे रखा है, तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है, लेमडा दे रखा है, पी पॉइंट जहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ उसका डिस्टेंस दे रखा है वायर से आर, और इस पी को ना वायर के दोनों एंड से आप ज्वाइन करो, है ना, अपर एंड से ज्वाइन किया और ये, है ना, लोअर एंड से ज्वाइन किया, और मैं क्या करूंगा ना, ये पी को क्या कर, पी से जब मैं वायर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये, है ना, तो इसको मैं बोलूंगा बेस लाइन बोल दे इसको, ठीक है ना, रेफरेंस लाइन बोल दे या बेस लाइन। तो ये बेस लाइन हो गया, अब इसके ऊपर अपर एंड से ज्वाइन किए तो एंगल अल्फा आ रहा है, ठीक है ना, एवब जो एंगल आ रहा है ना उसको पॉजिटिव ले रहे हैं, है ना। तो अल्फा को मैं कैसे मेजर किया हूँ, बेस लाइन के ऊपर, और बीटा को बेस लाइन के नीचे, है ना। तो उस तरीके से अल्फा और बीटा का साइन के साथ वैल्यू लेना है। तो अपने 2 कंपोनेंट आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का पी पे, है ना, एक आता है रॉड के पैरेलल
और एक होगा रॉड के परपेंडिकुलर, है ना। लेमडा को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो परपेंडिकुलर का मतलब होगा अवे। तो ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर, तो ई परपेंडिकुलर क्या होगा आपका के लेमडा बाई आर, है ना। दोनों एंगल का साइन का सम, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, है ना। और अगर आप ई परपेंडिकुलर निकालोगे तो ये हो गया ना के लेमडा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और ई पैरेलल क्या हो जाएगा आपका के लेमडा बाई आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, है ना। इसमें भी बच्चों को कंफ्यूजन होता है ना, इसमें कॉस अल्फा और बीटा, है ना। आप ऐसा समझे ना कि कॉस अल्फा और कॉस बीटा का डिफरेंस ले लेना, ठीक है ना, डिफरेंस, ठीक है। यू नीड टू टेक कॉस अल्फा और कॉस बीटा का डिफरेंस बोल रहा हूँ, ठीक है। और डायरेक्शन के लिए आप सोच सकते हो ना, अब मान लो कि ये पी पॉइंट बाइसेक्टर पे है ना। पी पॉइंट अगर हमारा बाइसेक्टर पे होता तो उस केस में क्या होगा, अल्फा और बीटा दोनों इक्वल आ जाएंगे, तो जीरो हो जाएगा, ई पैरेलल आएगा ही नहीं। तो बाइसेक्टर पे जब होगा ना पॉइंट पी, या फिर मैं रॉड के बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, तो सिमेट्री से मैं बोल सकता हूँ कि रॉड के परपेंडिकुलर आएगा, सिर्फ ई परपेंडिकुलर आएगा, ई पैरेलल नहीं आएगा। तो अभी जैसे इस केस में अगर मैं बोलूं तो ये वाला लेंथ ज्यादा आ रहा है ना, दिस लेंथ इज मोर, सॉरी, है ना। यहाँ से ऊपर का लेंथ कम है और नीचे का ज्यादा है, तो आप डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हो, जितना ये है ना उतना ही नीचे आ जाओ यहाँ तक। तो इतना तक रॉड होगा ना, तो इसके कारण ई परपेंडिकुलर, ई पैरेलल जीरो आएगा ना, ई पैरेलल, है ना। और नीचे का जो अनबैलेंस हुआ, ये अनबैलेंस जो क्रिएट हुआ ना, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा आएगा, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पी पे कुछ ऐसा टिल्टेड जाएगा ना, तो इसका कंपोनेंट आएगा, है ना, वर्टिकल, है ना, इधर के डायरेक्शन में। तो डिफरेंस लेने के बाद ना आप डायरेक्शन ऐसे लॉजिकली बोल सकते हो ऊपर आएगा, अगर लेमडा पॉजिटिव है तो, अगर लेमडा नेगेटिव होगा तो नीचे आएगा। ई पैरेलल का मैं बात बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ई परपेंडिकुलर तो सिंपल ही है ना। अगर पॉजिटिव लेमडा रहेगा तो अवे फ्रॉम द रॉड आएगा परपेंडिकुलरली, और अगर नेगेटिव लेमडा रहेगा तो टूवर्ड्स आएगा, ठीक है। ये रिजल्ट याद रखना ना, आगे यूज करूंगा। अब नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे क्या होगा, है ना, है ना। तो इसको ऐसे करते हैं, ठीक है। इसको इसको आप, है ना, देख लेना, ठीक है, बाद में आप, मैं शेयर कर दूंगा, तो ठीक है। तो आप सिर्फ फॉर्मूला ये याद रखना है, ठीक है। बहुत बार ये आपको फॉर्मूला हेल्पफुल होता है, जैसे वो क्वेश्चन अभी मैं लिया नहीं हूँ, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, एक रॉड है ना, दो रॉड लेता हूँ ना, एक रॉड ऐसा है और दूसरा भी यहीं पे, है ना, सेम एक्स एक्सिस पे दो रॉड रखे हुए हैं, है ना, दोनों पे क्यू चार्ज एल लेंथ, क्यू चार्ज एल लेंथ, दोनों एक्स एक्सिस पे रखे हुए हैं और दोनों के बीच का गैप भी एल है। और अब मैं बोलूं कि एक रॉड के कारण दूसरे रॉड पे कितना फोर्स आएगा, तो ऐसे वाले क्वेश्चन अगर करना है ना, तो आप क्या करोगे, पहले वाले रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करोगे, है ना। तो पहले वाले रॉड से एक्स डिस्टेंस पे आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे जो भी डीक्यू आएगा उससे मल्टीप्लाई करोगे और फिर इंटीग्रेशन कर लोगे ना। तो ऐसे करके आप एक रॉड के इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा रॉड रखा हुआ है, इस तरीके से कंसिडर करके आप, है ना, क्वेश्चन कर सकते हो। और अगर याद नहीं रहेगा ना, तो ये फिर डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बन जाता है, तो सिलेबस में नहीं है डबल इंटीग्रेशन, है ना, डीएक्स और डीवाई दोनों आएंगे, है ना। तो वैसा वाला इंटीग्रेशन आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, मैथ वाले सिलेबस में भी नहीं है, कॉलेज में पढ़ते हैं, बीटेक करोगे तो वहां पे पढ़ाया जाता है। तो दो रॉड के बीच में इंटरेक्शन वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ना। उसमें आप अपने को एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये याद रहेगा ना, तो टाइम 2 मिनट बच जाएगा। अगर नहीं याद रहेगा तो पहले आपको ये डेरिवेशन करके लाना पड़ेगा और फिर इसको यूटिलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको भी आप याद कर सकते हो ना, ये सब याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। आपको क्या करना है ना, ये आप देखते चलना ना, मैं थोड़ा थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। लेमडा एल लेंथ, है ना, एल लेंथ का रॉड है, लेमडा आपकी चार्ज डेंसिटी है, यहाँ से एक्स डिस्टेंस, सॉरी, है ना, यहाँ से आर डिस्टेंस पे अपने को क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है रॉड के कारण, है ना, एक्सियल पॉइंट पे। तो क्या रिजल्ट आता है, तो अभी देखो ये फॉर्मूला आपको याद होगा, है ना। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायमेंशन होता है ना, वो क्या होगा डायमेंशन, के लेमडा बाई आर, के लेमडा बाई आर डायमेंशनली इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अपना जो फॉर्मेट आएगा ना, वो के लेमडा बाई आर ही आएगा, तो वही लिखा हुआ है के लेमडा, तो के लेमडा यहाँ बाहर ले लिया, है ना। और एक बार, है ना, 1 बाई लेंथ आना चाहिए, तो ये वाला एक बार डिस्टेंस ले, एक बार ये वाला डिस्टेंस, और दोनों का डिफरेंस लिखा हुआ है, अब देख लो 1/r माइनस 1/r प्लस है, ठीक है। तो ऐसे करके आप स्मार्टली इसको याद कर सकते हो ना, थोड़ा थोड़ा आपको, है ना, लॉजिक लगा करके याद रखना पड़ेगा। ब्लाइंडली याद रखोगे ना तो ये फॉर्मूले वगैरह याद नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। तो पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद होना चाहिए। अब जैसे ये याद रखना है ना, तो
तरीका क्या है, अब जैसे आपको मैं बोलूं स्फेरिकल सेल है, तो स्फेरिकल सेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये वाला याद नहीं भी रहे तो चलेगा, लेकिन वो याद होना चाहिए, है ना। तो आपको याद रखने का प्रीफरेंस भी पता होना चाहिए ना, कि जो कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड याद होना चाहिए, पोटेंशियल याद होना चाहिए, है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो याद हो जाए ना, तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए, इसको भी याद करने का ट्राई करना है ना, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये याद है और अपने को पोटेंशियल का फॉर्मूला याद नहीं है, के क्यू बाई आर, तो फिर नहीं चलेगा। ठीक है, तो जब भी आप रिवीजन लेते हैं ना, तो रिवीजन में क्या करना होता है, जो पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो याद रखे, सेकेंड रिवीजन लोगे तो लेस इंपॉर्टेंट वाला जो फॉर्मूले है वो याद रखे, है ना। वैसे वैसे करके 2-3 रिवीजन लेना, तो धीरे धीरे उस रिवीजन में भी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। ठीक है, वैसे ट्राई करना है ना। इसको मैं एक तो ऐसे भी लिख लिया ना, और इसी को ऐसे भी बोल सकते हो, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता है ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर ना। दूसरा होता है तो आप ऐसे लिखो के और क्यू रॉड, है ना, लेमडा एल हो जाएगा, और आर स्क्वायर में ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस का मल्टीप्लाई आर इंटू आर प्लस एल, है ना। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, ऐसे भी याद रख सकते हो, और दोनों याद होना चाहिए, है ना। क्यों याद होना चाहिए, ये तो याद है ही ना, मैं इधर लिखता हूँ ये वाला, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, है ना, ये भी याद होना चाहिए। क्यों, आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते हो ना, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट में यही तो है, यहाँ से यहाँ जाना, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट ही तो है। तो अगर कभी आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत पड़ेगी ना, ऐसे करके इंटीग्रेशन कर रहे हो आप, तो उस केस में आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, तो ये भी मान लो आर आपका वेरिएबल है ना, तो ये ln x बन जाएगा और ये ln ऑफ x प्लस एल बन जाएगा, है ना। तो ये फॉर्मेट भी इंपॉर्टेंट है, जब इंटीग्रेशन करोगे ना, तो एक्चुअल में आपको इस फॉर्म में ही यूज करना पड़ेगा, है ना, सो डेट आप ln में सीधा सीधा इस दोनों टर्म को ना ln में आप कन्वर्ट कर लो, है ना। ठीक है, तो दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है और दोनों आप याद कर सकते हो। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, देखिए, तो कुछ रिजल्ट है जो यहाँ पे आपको ऑलरेडी पता होगा, है ना। ये देखो आपका सेमी इनफिनाइट वायर है, तो पी पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो एक तो आ जाएगा आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, है ना। इसमें आप क्या करोगे, अल्फा को 90 रखना है ना, ऐसे ऊपर ज्वाइन करेंगे ना, ऊपर वाले एंड पे, तो ये अल्फा बनता है, तो अल्फा विल बी 90 डिग्री है। और नीचे आप ज्वाइन करोगे तो नीचे वाले बेस लाइन पे ही अपना क्या हो रहा है, ये बेस लाइन मैंने ड्रॉ किया डॉटेड, और उसको लोअर एंड से ज्वाइन करोगे तो बेस लाइन पे ही ओवरलैप कर गया ना। तो बेस लाइन और पी को लोअर पॉइंट से ज्वाइन करें तो दोनों लाइन ओवरलैप किया तो बीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अल्फा 90 और बीटा 0 रखोगे ना, तो आपको ई परपेंडिकुलर भी के लेमडा बाई आर आ जाएगा और ई पैरेलल भी के लेमडा बाई आर, है ना। और ये सारे पॉजिटिव है ना, तो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, है ना, अवे ना, तो कंपोनेंट इधर नीचे आएगा, है ना। वो डायरेक्शन भी याद रखना है। ठीक है, तो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो अवे ही आएगा, तो कुछ इधर से कुछ इस तरीके से आएगा, तो एक कंपोनेंट इधर राइट साइड जाएगा और एक इधर नीचे आएगा, और दोनों सेम आता है ना, वो जब आप फॉर्मूले में फिट करेंगे ना अल्फा और बीटा को, तो आपको सेम ना, अल्फा 90 आ जाएगा, बीटा 0 आ जाएगा ना। और अगर मान लो इनफाइनाइट वायर है तो अल्फा और बीटा दोनों 90-90 रख लेंगे, तो 2 के लेमडा बाई आर आ जाएगा, है ना। एक तरीका ये है देखने का। दूसरा तरीका क्या है इसमें, है ना, यहीं पे एक आर ऐसे लगा लो, है ना। तो इस पिंग के कारण क्या होगा, तो एक इधर आएगा के लेमडा बाई आर और एक इधर आएगा के लेमडा बाई आर, है ना। तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, है ना। और इधर वाले दोनों जो है ऐड होकर के आपको 2 के लेमडा बाई आर दे देगा ना। तो दो सेमी इन्फिनिटी को ऐड करके भी आप, है ना, सुपरपोजिशन इफेक्ट से भी देख सकते हो। ठीक है, आगे चलता हूँ ना। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं ना, ये क्वेश्चन है, दो सेमी इन्फिनिटी वायर है ना, एक आपका लेमडा है, देखिए ना, है ना, लेमडा हो गया आपका, और इधर पूरा इन्फिनिटी तक गया हुआ है ना, और एक नीचे माइनस लेमडा है ना। पी पॉइंट पे आपको बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है ना। तो एक सेमी इन्फिनिटी वायर का अगर अपने को रिजल्ट याद है तो अपन इसको इजिली कर सकते हैं ना। यहाँ पे आप देखना, कलर के साथ देखना ना, तो ये इसके कारण क्या होगा, ये सेमी इन्फिनिटी वायर है प्लस लेमडा के कारण पी पे क्या होगा, तो एक तो इधर आएगा के लेमडा बाई एल, दिस डिस्टेंस इज एल, दिस इज गिवन एज एल, सो के लेमडा बाई आर, तो के लेमडा बाई एल, और एक इधर आएगा के लेमडा बाई एल, है ना। ये दो कंपोनेंट आएंगे। अच्छा, अब माइनस लेमडा के कारण क्या होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होता है, टूवर्ड्स आएगा, तो एक तो परपेंडिकुलर वाला भी के लेमडा बाई आर ही आएगा, टूवर्ड्स आएगा,
और एक दूसरा भी है ना, ये के लेमडा बाई आर भी इधर नेगेटिव की तरफ जाएगा ना, आप ऐसे सोच सकते हो ना, माइनस है ना, तो इधर कहीं आ रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज है ना। इसके दो कंपोनेंट लोगे ना, तो एक तो लेफ्टवर्ड आएगा ये वाला और एक आएगा डाउनवर्ड। तो इस केस में क्या होगा है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला आपका क्या हो गया, हाईलाइटेड वाला कैंसिल हो जाएंगे है ना, और पैरेलल वाले ऐड हो जाएंगे। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 2k लेमडा है ना बाई एल डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा है ना। आगे समझ में ना, डाउट है किसी को? अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. ठीक है चलो। एक ये देखो, आप लोग को आर्क का सर्कुलर आर्क का इलेक्ट्रिक फील्ड याद है किसी को? सर क्लियर नहीं। सर्कुलर आर्क है ना, तो ये मतलब ये एक सर्कुलर आर्क है, देखो ना ये सर्कुलर आर्क है ना, जिसका चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा दे रखा है ना, लेमडा। और आर्क का जो मैं एंगल ले रहा हूँ ना, वो 2 अल्फा ले रहा हूँ है ना, सिंपलिसिटी के लिए ना, फॉर्मूले का लुक सिंपल रहे ना, इसलिए आप चाहो तो आर्क है ना सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है उसको चाहो तो मैं अल्फा भी ले सकता हूँ, लेकिन अल्फा लूंगा ना तो थोड़ा याद रखना मुश्किल होता है, तो इसलिए 2 अल्फा ले रहा हूँ ना। तो ये ध्यान रखना कि जो फॉर्मूला है ना उसमें आर्क का एंगल जो आ रहा है सेंटर पे, जो सबटेंड एंगल आ रहा है वो ट्वाइस अल्फा सर ने लिया है, ठीक है। तो अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिमेट्री से क्या बोल सकते हो आप, बाइसेक्टर पे आएगा ना, बाइसेक्टर पे है ना, ये अपना बाइसेक्टर पे आएगा, ये बाइसेक्टर लाइन पे आएगा, और वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा आपका, बाद में आप डेरिवेशन पढ़ लेना, ठीक है ना, मैं क्योंकि टाइम लग जाएगा फिर है ना, तो इसको आप डेरिवेशन बाद में पढ़ लेना, जो रिजल्ट आता है वो मैं ये देखो ना, ये रिजल्ट है 2k लेमडा बाई आर साइन अल्फा आता है, साइन अल्फा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये आपका टाइम सेव कर देगा। जैसे मान लो कि मैं इस फॉर्मूले को ना किसके लिए लगा दूं, इस पे लगाता हूँ ना, ये मान लो ना आपका हाफ सर्कल हो गया, ठीक है ना, हाफ सर्कल है ना। तो इसके कारण अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, ये मान लो लेमडा है और ये आर है, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, सेंटर पे, तो एक तो क्या इंटीग्रेशन से आ जाएगा, लेकिन आपको 2 मिनट टाइम लग जाएगा है ना। अगर ये फॉर्मूला अपने को याद रहेगा तो सिंपली मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे है ना, बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर यही होगा है ना, 90-90। तो इधर के डायरेक्शन पे आएगा सर, कितना आएगा, ई की वैल्यू आ जाएगी, तो अपने लिए 2 अल्फा की वैल्यू कितनी है, पाई है ना, पाई। तो अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री रखो ना, तो यहाँ पे साइन 90 रख दे है ना, अल्फा इज 90, तो अल्फा क्या हो जाएगा इस केस में है ना, अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना आ जाएगा 2k लेमडा बाई आर है। ये बहुत ही ये सब सारे फेमस क्वेश्चन है ना, एग्जाम में आते रहते हैं मेंस के। तो आधे रिंग के कारण क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं ना सेंटर पे, तो क्या हो जाएगा आपका 2k लेमडा बाई आर, ये हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो क्वार्टर रिंग रहे तो क्वार्टर रिंग में क्या हो जाएगा, क्वार्टर रिंग भी बना देता हूँ ना, ये क्वार्टर रिंग है। तो क्वार्टर रिंग में आप क्या करोगे है ना, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी आपकी है ना 45 डिग्री है ना, अल्फा की वैल्यू पाई बाई 4, 2 अल्फा की वैल्यू 90 है ना, तो इसका जो रिजल्टेंट आता है वो क्या होगा आपका, बाइसेक्टर पे आएगा, तो इसके बाइसेक्टर पे है ना, तो अभी तो इसके बाइसेक्टर पे बना लेते हैं, 45 पे इस बाइसेक्टर पे इधर आएगा, और कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका है ना, यहाँ पे आप ना साइन अल्फा को साइन 45 रखे है ना, तो 1/√2 आएगा, और √2 कैंसिल हो जाएंगे ना, तो √2 टाइम्स ऑफ k लेमडा बाई आर ना, ये है, ठीक है। अब बहुत बार ना इसको बुक में ऐसे भी लिखते हैं, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देते हैं ना, इधर एक को एक्स कंपोनेंट बोलते हैं, एक को वाई है ना, इसी को आप ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हो है ना, 45 पे है ना, तो इधर आ जाएगा सर k लेमडा बाई आर, और इधर भी आ जाएगा k लेमडा बाई आर है ना। तो ऐसे भी आप चाहो तो देख सकते हो है ना, इसमें दोनों कंपोनेंट सिमेट्री से क्या आएंगे, सेम आएंगे है ना, जो इधर आएगा है ना वही इधर आएगा, ठीक है। तो अब मान लो 60 डिग्री पे पूछेगा, तो फिर अगर ये फॉर्मूला याद रहेगा ना, तो एकदम सिंपली आप साइन 60 डिग्री रहेगा तो साइन 30 रख करके आप सिंपली निकाल सकते हो ना, तो आप ये याद कर लो ना, मैंने क्यू के टर्म में भी लिख दिया हूँ ना, यहाँ पे ये क्यू के टर्म में भी है ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्यू क्या है, टोटल चार्ज ऑन आर्क, यहाँ देख लो क्यू इज द टोटल चार्ज ऑन आर्क, तो आप चाहो तो के क्यू बाई आर स्क्वायर साइन अल्फा बाई अल्फा ना, दोनों तरीके से लिखा हुआ है, तो कोई भी एक आप याद कर लो, जनरली है ना, ये वाला
आप चाहो तो 2 के लेमडा बाई आर लेमडा के टर्म में याद कर लो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? No, sir. ओके, अभी कुछ और रिजल्ट है जो मैं शेयर कर देता हूँ। देखो आपका नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनुलर डिस्क। ठीक है, ये आपका एक एनुलर डिस्क है ना, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को लिखना है ना। तो टोटल चार्ज जो है ना इस पे क्यू है ना, और इनर रेडियस आर है और आउटर रेडियस कैपिटल आर है ना। तो एनुलर डिस्क के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, तो पहले तो सिग्मा आप लिखो है ना, ये जो येलो वाला पोर्शन पे पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आएगी, तो क्यू चार्ज कितने एरिया में है, तो येलो पोर्शन का एरिया कितना आएगा, तो पाई टाइम्स है ना आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, या आपका हो जाएगा आपका सिग्मा क्यू अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है ना, फॉर्मूला क्या है, तो इस पी पॉइंट पे है ना, एक्स डिस्टेंस पे पी पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट पे अपने को चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सिमेट्री से क्या होगा, अलोंग द एक्सिस आएगा, इधर ई आएगा अलोंग द एक्सिस, सिग्मा को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो अवे फ्रॉम द एक्सिस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो उसका फॉर्मूला है, आप पी को ना इनर पेरीफेरी से ज्वाइन करना, ठीक है, और आउटर पेरीफेरी से ज्वाइन करना, ठीक है। तो इनर इसको बोला थीटा है ना, ये जो लाइन है ना कितना एंगल बना रहा है, थीटा इनसाइड है ना, आई फॉर इनसाइड, तो इनसाइड एंगल आ गया, और ये थीटा ओ फॉर आउटसाइड है ना, तो आउटसाइड एंगल आ गया। तो अपना जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका है ना सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा इनसाइड माइनस कॉस थीटा आउटसाइड है ना। और आप थीटा इनसाइड और थीटा आउटसाइड ये फॉर्मेट याद रखने का है, बाकी आप एक्स के टर्म में लिखना है, आर के टर्म में लिखना है, तो थोड़ा सा कॉस थीटा ही क्या हो जाएगा, इस ट्राइंगल को देखें, इसमें आप कॉस थीटा लिखोगे तो क्या आएगा, बेस बाई है ना हाइपोटेनस, सो बेस हो गया आपका एक्स और हाइपोटेनस हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है ना, इनर वाला रेडियस ये स्मॉल आर है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कॉस थीटा आउटसाइड लिखोगे तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो नीचे वाला फॉर्मेट देखने में थोड़ा सा है ना मतलब मुश्किल लगता है, ये व्हाइट वाला, तो बेटर क्या है ना आप ये पिंक वाला स्टाइल में आप याद रखो ना, और मैनेजेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को अगर आप चाहते हो डिस्क बनाना है ना, ये जनरलाइज है, ठीक है ना, अब इसको मान लो आप डिस्क बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो डिस्क का क्या रिजल्ट आएगा, तो स्पेशल केस देखें, स्पेशल केस क्या है आपका, इसको डिस्क बनाना है ना, तो आर को इनर रेडियस को ना आप छोटा करते जाओ है ना, धीरे धीरे आप आर को छोटा करते जाओगे तो अंदर से ये फिल होता जाएगा, और जब आर टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, आर जब 0 बनेगा तो ये डिस्क बन जाएगा, और उस केस में थीटा इनसाइड क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा ना, थीटा इनसाइड, तो कॉस 0 यहाँ लिखोगे तो 1 बन जाएगा, तो अपना क्या फॉर्मूला हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा है ना, अभी थीटा आउटसाइड को आप सिंपली थीटा बोल दो ना, ये थीटा, तो ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। इसके आगे देखें ना, अब देखो इसका भी स्पेशल केस है ना, अभी एक बार डिस्क आ गया ना, अब इस डिस्क में क्या करो ना, अब रेडियस को इन्फिनिटी बना दो है ना, डिस्क हैविंग रेडियस टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो अगर रेडियस को इन्फिनिटी करोगे ना तो ये आपका इनफाइनाइट प्लेन बन जाएगा है ना, सिग्मा चार्ज डेंसिटी के कारण इनफाइनाइट प्लेन ना, क्योंकि कोई भी प्लेन है तो प्लेन को तो क्या है, आप प्लेन इनफाइनाइट प्लेन को आप कुछ भी बोल सकते हो ना, एक पॉलीगन बोल सकते हो जिसका साइड जो है टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, तो वो आप उसको स्क्वायर की तरह देख लो, रेक्टेंगल की तरह देख लो, एल और बी, और दोनों इन्फिनिटी को टेंड करे तो प्लेन ही बन जाएगा। आप ऐसा बोल दो कि हेक्सागन है जिसके साइड जो है इन्फिनिटी को टेंड कर रहे हैं, वो भी प्लेन ही है। तो अगर इस डिस्क को भी अगर आप रेडियस को इन्फिनिटी टेंड करवाएंगे ना, तो वो भी आपका क्या बन जाएगा, एक प्लेन ही बनेगा, तो आपका रिजल्ट क्या होगा, ये थीटा क्या हो जाएगा, जैसे जैसे इसका साइज आप इंक्रीज करोगे ना, ये थीटा ऐसे इंक्रीज होते 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 जब आप इन्फिनिटी पे चले जाओगे ना, बहुत ही ज्यादा रेडियस ले लोगे तो आर इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी मींस थीटा इज टेंडिंग टू 90, ये थीटा को 90 करोगे तो ये बन जाएगा 0, और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना, वो आपका आ जाएगा ना यहाँ पे। तो डिस्क हैविंग आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी क्या होता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और डज नॉट डिपेंड ऑन एक्स है ना, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, राइट साइड में जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड आएगा, सिग्मा को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, और लेफ्ट साइड जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड आएगा, ठीक है। ये सारे याद होना चाहिए ना फॉर्मूले है ना। इसके आगे ये देख लो आप है ना, नेक्स्ट आपका है ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म ना यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, और चाहो तो आप हॉलो स्फीयर बोल दे है ना, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा,
तो अंदर में क्या होता है 0, है ना, जस्ट मैं रिजल्ट रिवाइज करवा रहा हूँ, अंदर में 0 होगा, बाहर में क्या होगा पॉइंट चार्ज की तरह हो जाएगा KQ/R², है ना, KQ/r²। और डायरेक्शन क्या होगा बाहर में, रेडियल डायरेक्शन होगा। तो अगर पॉजिटिवली चार्ज रहेगा सेल तो रेडियली आउटवर्ड, और नेगेटिवली चार्ज होगा तो रेडियली इनवर्ड। ठीक है, ये आपका E वर्सेस R ग्राफ हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलो इसके बाद मान लो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। तो अंदर में क्या होता है, तो अंदर में आता है प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आता है ना, याद है E, है ना, R लेस देन इक्वल टू R, है ना, ये B पॉइंट पे, है ना, B पॉइंट पे। तो आएगा आपका Q के टर्म में लिखोगे तो KQ/RQ टाइम्स स्मॉल r होता है। ठीक है ना, जिसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो, वेक्टर फॉर्म में, तो ये व्हाइट कलर में लिखा हुआ ना, KQ/R_Q, R वेक्टर, है ना, R वेक्टर क्या होगा, O को B से ज्वाइन करोगे ना, ये वाला वेक्टर, है ना, ये OB वेक्टर हो जाएगा, है ना, OB वेक्टर, है ना। और कभी भी आप मान लो कोई फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं ना, तो चार्ज को हमेशा विथ साइन रखना होता है। ठीक है, तो Q को हमेशा विथ साइन रखना है, या फिर ये सिग्मा को हमेशा विथ साइन रखना होता है ना, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, कहीं पे भी, है ना, वेक्टर फॉर्म में अगर कोई भी इक्वेशन लिखा हुआ रहे तो ना, तो इसी का वेक्टर फॉर्म क्या है, अगर आप इसमें Q को क्या लिख सकते हो, आप इस Q को आप लिख सकते हो, है ना, रो इंटू 4/3 पाई RQ लिख सकते हैं ना। टोटल चार्ज क्या होगा, तो रो डेंसिटी जो है उसको टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो कैपिटल Q को अगर आप इस फॉर्मूले में क्या रख सकते हैं, रो इंटू 4/3 पाई RQ, है ना, पाई कैपिटल RQ, तो आपको ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्म भी सीधा सीधा याद रखने का, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी क्वेश्चन आगे करेंगे तो आपको ये रिवाइज हो जाएगा, है ना। और ये शुरू में क्या होता है, सेंटर पे 0 रहेगा, लिनियरली इंक्रीज होगा, सरफेस पे मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद पॉइंट चार्ज की तरह नीचे डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो ये आपका E वर्सेस R ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन करते हैं ना, ये एक्चुअल में क्वेश्चन ये सर्कुलर मोशन का है ना। तो आपके पास क्या है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। और आपके पास यहाँ ये जो भी डॉट मारा ना, वहाँ पे डॉट जहाँ पे लगाया हूँ, वो आपका सस्पेंशन पॉइंट है ना। Q चार्ज है, M मास है ना। आपसे क्या पूछा गया, ये मिनिमम वेलोसिटी आपसे पूछी गई है, इसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन करवाना है ना। तो फाइंड U मिनिमम सो दैट पार्टिकल विल कंप्लीट वर्टिकल सर्कल, है ना। तो जो नॉर्मल तरीका है उसमें आप क्या करोगे, सिंपली ये जस्ट कॉन्सेप्ट रिविजिट करने के लिए है। तो इस क्वेश्चन को देने का पर्पस है सर्कुलर मोशन रिवाइज करवाना। ठीक है, तो बाकी शॉर्टकट भी है, लास्ट में जी इफेक्टिव से भी हो जाएगा। पहले नॉर्मल वे देखते हैं कैसे करेंगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ से U दिया, तो आपको पता है कि सर्कुलर मोशन है ना, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 होगा, जस्ट 0, बट वेलोसिटी 0 नहीं होता है ना। आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी नॉन 0 होता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ U मान लें, टॉप मोस्ट पे आप क्या मान लें, V ना, V वेलोसिटी है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, है ना, एक इक्वेशन चलेगा एनर्जी कंजर्वेशन। अभी क्या इसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो एनर्जी कंजर्वेशन के प्लेस पे आप चाहो तो, है ना, वर्क पावर एनर्जी लगा सकते हो ना, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हो आप, है ना। नीचे वाले पॉइंट से टॉप मोस्ट पॉइंट के बीच में ना वर्क एनर्जी थ्योरम लगा ले, एक इक्वेशन वहां से आ जाएगा। और दूसरा क्या करना है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे आप सर्कुलर मोशन का जो कंडीशन है ना, F इज इक्वल टू M इंटू ए सेंट्रीपिटल, है ना, ये आपको लगाना है। ठीक है, तो पहले वहीं से स्टार्ट करता हूँ ना। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या करूँगा, फ्री बॉडी डायग्राम बना हुआ है ना इस पार्टिकल का, इस, है ना, ठीक है ना। तो क्या क्या आएगा, तो एक तो टेंशन T आएगा, ये टेंशन T आएगा। दूसरा क्या होगा, आपका वेट लगेगा mg, और तीसरा लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, है ना। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, तो Q चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, तो Q पॉजिटिव ही ले रहा हूँ, कुछ ना बोले तो पॉजिटिव, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका QE, तो QE भी नीचे लगेगा, mg भी नीचे लगेगा, तो क्या हो जाएगा आपका mg प्लस QE। ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लगाओ सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना, इज इक्वल टू M इंटू V²/R, वही लिखा हुआ एट द हाईएस्ट पॉइंट। आप क्या लिखोगे, सेंटर की तरफ, तीनों के तीनों सेंटर की तरफ है, T प्लस mg प्लस QE इज इक्वल टू mv²/L। और लिमिटिंग केस में क्या होगा, मिनिमम U चाहिए ना अपने को, तो टेंशन लिमिटिंग केस में 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, mg प्लस QE इज इक्वल टू mv² बाई L मिल जाएगा, है ना। इसको यहाँ पे रखते हैं।
है ना। दूसरा इक्वेशन क्या था, अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक पूरी जर्नी में कितने फोर्स लग रहे हैं, 3 फोर्स लग रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी बोल दो, वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय ईएफ मींस इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यू कैन से, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। तो वो हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, लिखते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो जब नीचे से ऊपर जाते हैं ना तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना, माइनस mg इंटू कितना ऊपर, वर्टिकली कितना ऊपर गया, 12, ट्वाइस रेडियस, तो 12, तो इतना नेगेटिव वर्क डन आएगा ग्रेविटी का, है ना। वर्क डन बाय टेंशन, तो आप देखोगे टेंशन और डिस्प्लेसमेंट, है ना, हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, तो उस केस में वर्क डन आता है 0, तो वर्क डन बाय टेंशन हो जाएगा 0, है ना। और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फोर्स थ्रू आउट नीचे लग रहा है ना, QE हमेशा नीचे से ऊपर गया आपका बॉल, तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो हमेशा हमारा नीचे ही लग रहा है ना, QE, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कांस्टेंट है ना। तो एक कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन क्या होता है ना, फोर्स, है ना, और डिस्प्लेसमेंट और दोनों के बीच का एंगल, तो फोर्स QE नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर गया, है ना, 12, और दोनों के बीच का एंगल 180, तो नेगेटिव वर्क डन आएगा, तो माइनस, ये माइनस आया नेगेटिव, कितना, फोर्स QE और कितना डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड 12, है ना, cos 180 के लिए माइनस, तो माइनस QE इंटू 12 ये हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, है ना, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से mv स्क्वायर की वैल्यू उठा करके ना, यहाँ से mv स्क्वायर यहाँ पे रख देना है, ठीक है, पुटिंग mv स्क्वायर वैल्यू, है ना, और इसको उसके बाद ना आपको सिर्फ u दिखाई देगा ना, ये u दिखाई देगा, u को सेग्रीगेट करोगे तो जो फाइनली आपको आंसर मिलने वाला है वो ये मिलेगा, ये मिल जाएगा ना। तो एक्चुअल में क्या है ना, इसको आप सिंपली कैसे कर सकते हो, जी इफेक्टिव से कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे ना थ्रू आउट द जर्नी, यहाँ से यहाँ गया ना, तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहता, तो उस केस में अपना आंसर क्या होता है, √5gl ना, सिंपल स्टैंडर्ड रिजल्ट है अपना √5gl, है ना। अब क्या हुआ है ना, ये जैसे जैसे नीचे से ऊपर जा रहा है ना, तो हर समय क्या हुआ, mg तो नीचे ही लग रहा है, हर पॉइंट पे mg नीचे लगेगा, साथ में QE भी नीचे लग रहा है ना, QE भी नीचे लग रहा है ना। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में ना mg नीचे लग रहा है, और अब mg के प्लेस पे क्या लग रहा है, mg प्लस QE नीचे लग रहा है ना। तो आप इसको ना इक्वेट कर सकते हो m इंटू जी इफेक्टिव से, ऐसा, तो यहाँ से जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा आपका, m से डिवाइड करो, है ना, ये हाईलाइट जो हाईलाइट किया ना, इसको m से डिवाइड करो तो क्या आएगा, g प्लस QE बाई m, वही यहाँ पे g प्लस QE बाई m, तो सीधा जी इफेक्टिव से ना एक लाइन में आंसर आ जाएगा 5 इंटू जी इफेक्टिव इंटू l, है ना। यही अगर मान लो E ऊपर की तरफ रहता, है ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, है ना, G प्लस है ना, वहाँ पे G माइनस हो जाएगा, G माइनस QE बाई m, है ना। अगर इसी में मान लो कि, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में होता, है ना, राइट साइड में, तो उस केस में, है ना, ऐसे राइट साइड में होगा ना, इधर मान लो, तो उस केस में ना आपको जी इफेक्टिव किधर आएगा, तो इधर QE और इधर mg, तो इधर कहीं आएगा, इधर जी इफेक्टिव आएगा, ठीक है, और वो कितना आ जाएगा, ये दोनों टर्म जो है ना रूट में चला जाएगा। अगर आपको याद हो, एक कार के अंदर, है ना, कार अगर राइट साइड ए से जा रहा है तो इसमें जी इफेक्टिव कितना बनता है, √a² प्लस g², है ना, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे भी जी इफेक्टिव क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड आएगा ना, तो जी इफेक्टिव हो जाएगा आपका √g² प्लस QE बाई m का होल स्क्वायर। ऐसे आप जी इफेक्टिव यूज करके ना सीधा आंसर बोल सकते हो, 5 टाइम्स जी इफेक्टिव इन 12 हो जाएगा। डाउट है किसी को? नहीं सर। No, sir. सर ये इफेक्टिव वाला या सर्कुलर मोशन वाला फिर से बता दीजिए ना। ये जी इफेक्टिव अभी जैसे इसको सॉल्व किया ना, तो आपको क्या है, 5 टाइम्स ये आया ना, ये तो जी इफेक्टिव ऐसे निकालते हैं ना आपको, है ना, जैसे ये बॉल है ना, तो बॉल पे आप देखो एडिशनल फोर्स क्या है, QE आया ना, एडिशनल फोर्स ये QE आया, नीचे आएगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, QB पॉजिटिव है ना। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा ना, तो उस केस में बॉल जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो हर एक पॉइंट पे mg ऐसे नीचे लग रहा होगा ना, ग्रेविटेशनल ऐसे ही हर जगह, है ना, mg। अभी mg के प्लेस पे क्या लग रहा है, mg प्लस QE लग रहा है ना। तो एडिशनली आप इसको इस तरीके से देख सकते हो कि इसको ना ऐसे, इसको ऐसे कॉमन लेकर के क्या कर सकते हो, m यहाँ से कॉमन ले लें, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप क्या कर सकते हैं, इसको ना देख कर ऐसे देख सकते हो ना, m कॉमन लेकर के ना, और ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो g प्लस
QE/m। तो आप ऐसे सोचो ना, पहले कितना लग रहा था, mg लग रहा था, अब क्या लग रहा है, m इंटू ये वाला जो भी ये हाईलाइट किया ना, तो ये एक तरह से g के प्लेस पे ना g प्लस QE/m लग रहा है। तो इसलिए आप सीधा सीधा ना इसको g इफेक्टिव लेकर के ये 5 इंटू g इफेक्टिव इंटू l कर सकते हो। ठीक है, यस सर। ठीक है। एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 19 आप लोग घर पे पढ़ना, ठीक है, इस सॉल्यूशन के साथ है ना। एक दो फॉर्मूला और मैं रिवाइज करवा देता हूँ। ये देखो नेक्स्ट आपका है पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, है ना। तो डिस्क के कारण पोटेंशियल देखे, है ना। तो रिजल्ट क्या होता है ना, अभी ये पूरा ये डेरिवेशन किया हुआ है, अगर आपको पढ़ने का इच्छा हो तो पढ़ लेना, है ना। बाकी जो रिजल्ट है वो मैं बताता हूँ। रिजल्ट क्या है आपका, तरीका क्या है ना, एक रिंग रिंग लेकर के, रिंग के कारण आपको आता होगा पोटेंशियल लिखने, रिंग के कारण क्या होगा पोटेंशियल, ये रिंग, तो रिंग के कारण पोटेंशियल कैसे लिखते हो, तो सिंपली आप क्या लिखोगे, के क्यू रिंग, रिंग पे जो भी चार्ज आता है ना, बाई स्लैंट लेंथ, है ना। मान लो ये डिस्टेंस अगर एल है ना, तो एल, के क्यू रिंग बाई एल होगा, सिंपल। उसका भी सिंपल सा तरीका है, रिंग पे जितने भी पॉइंट चार्ज है ना, जितने भी पॉइंट चार्ज है सारे के सारे पी से इक्वी डिस्टेंस है ना, तो कोनिकल टाइप का बनेगा ना सारे। अब डिस्टेंस को अगर आप ऐसे करके ज्वाइन करोगे ना सारे, तो ये सारे डिस्टेंस तो क्या आएंगे, स्लैंट लेंथ आएगा एल। तो अगर मान लो हर एक पॉइंट पॉइंट चार्ज है ना सिस्टम का किसी गिवन पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है ना, तो सिंपली आप पोटेंशियल क्या लिखते हो, के इंटू क्यू वन बाई, है ना, डिस्टेंस इक्वल है ना, तो आप लिखो के क्यू वन बाई एल, के क्यू टू बाई एल, के क्यू थ्री बाई एल एंड सो ऑन। इसमें आप के बाई एल कॉमन ले लोगे, है ना, के बाई एल अपन कॉमन ले लेंगे, ये के और ये एल कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, Q1 Q2 Q3 सो और सारे चार्ज को ऐड कर दोगे तो पूरे रिंग पे चार्ज आ जाएगा ना, पूरे रिंग पे। तो रिंग के कारण एक्सिस पे जो एक्सियल पॉइंट पे जो अपना पोटेंशियल आता है ना, वो सिंपली होता है के इंटू चार्ज ऑन रिंग, है ना, बाई स्लैंट लेंथ, है ना, स्लैंट लेंथ। चाहे आपका रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज हो या नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज हो, ठीक है ना, दोनों केस में आपका यही होता है, के क्यू बाई एल होता है ना, क्योंकि अपन ने जो लॉजिक लगाया है ना वो पॉइंट चार्ज की तरीके से मैंने देखा हूँ। तो पूरे रिंग को आप बहुत सारे पॉइंट चार्ज में ब्रेक कर दिया ऐसे करके ना, तो के क्यू वन बाई एल, के क्यू टू बाई एल। अब क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री कैसे है वो मैंने यूज ही नहीं किया, है ना, पूरे ब्रैकेट में जोड़ोगे तो पूरे रिंग पे चार्ज आएगा। तो रिंग चाहे यूनिफॉर्मली चार्ज हो या नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज हो, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर एक्सियल पॉइंट पे अगर अपने से पोटेंशियल पूछे तो के और चार्ज ऑन रिंग बाई स्लैंट लेंथ, है ना, वैसे यूज कर लोगे। तो अभी इसमें अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं ना, जैसे मान लो एक रिंग दे दिया आपको, है ना, और रिंग को उसने क्या किया, मान लो ऐसे मैंने रिंग रखी है ना, ये रिंग है और ये थीटा है ना, या रुक जाओ ऐसे ही रख ले, है ना, और ये मान लो आपका बेस लाइन ले लिया और यहाँ से थीटा पे जा करके लिख दिया लेमडा नॉट साइन थीटा है। और बोले अब आपसे पूछा कि पी पॉइंट पे क्या होगा पोटेंशियल, तो आंसर जीरो हो जाएगा, सिंपली मैं बोल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि पूरा एक क्वार्टर घूमोगे, पूरा एक सर्कल घुमाओगे तो साइन थीटा क्या बनाएगा टोटल, तो एक सर्कल में साइन थीटा टोटल चार्ज क्या आएगा, जीरो आएगा। आधे में क्या होगा, आधे में जो वेरिएशन आता है वही नेक्स्ट आधे में आएगा। तो फर्स्ट 180 पे जो अपना टोटल चार्ज आएगा पॉजिटिव में, वही नेक्स्ट 180 से 360 पे जाएगा। तो घुमाने के लिए आपको यहाँ पे दे देगा लेमडा नॉट साइन थीटा, लेकिन अगर सही से आप सोचोगे तो आंसर सीधा पी पे है ना, पोटेंशियल जीरो आ जाएगा, क्योंकि टोटल चार्ज रिंग पे क्या होगा, एक ऐसा फंक्शन दिया है ना जो कि एक पूरा रिंग पे चार्ज को जीरो बना रहा है ना। वहीं अगर मान लो लेमडा नॉट साइन स्क्वायर थीटा देगा, लेमडा नॉट साइन स्क्वायर थीटा, तो जीरो नहीं आएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा तो एक पॉजिटिव फंक्शन है। तो फिर आप क्या करोगे, इस पूरे रिंग पे आप चार्ज निकाल लो, मान लो वो चार्ज कुछ भी आ गया है ना, तो आंसर हो जाएगा के इंटू मान लो एक्स आ गया पूरा चार्ज, तो के एक्स बाई स्लैंट लेंथ आ जाएगा, है ना, ऐसे करके सीधा आप लिख सकते हो। तो इसी लॉजिक को यूज करके ना ये डिस्क के कारण पोटेंशियल लिखा हुआ है। तो एक ऐसा मैंने एक एलिमेंटल रिंग ले लिया ये पिंक कलर में, है ना, और उसके बाद मैंने क्या किया, उसके कारण मैंने छोटा सा पोटेंशियल यहाँ पे लिख दिया डीवीपी, है ना, ये डीवीपी, है ना, और उसके बाद इसको इंटीग्रेशन कर दोगे ना, तो जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट आसान है ना, कैसे याद रखोगे, तो अभी ध्यान से सुनना, थोड़ा सा स्मार्टली याद रखना है।
तो अभी आपको ये मान के चल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको याद है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन है ना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट था ना। अब आपने ये भी पढ़ा होगा dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट dl है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो पोटेंशियल बनता है। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ना, उसको मल्टीप्लाई करना है लेंथ से है ना। तो ये दोनों लेंथ ही है, ये दोनों लेंथ है। कैसा लेंथ है, तो आप क्या करोगे ना, फिर से इस पी को क्या करें, अंदर से ज्वाइन करें सेंटर से और बाहर से, ये दोनों लेंथ का डिफरेंस है। आप अच्छे से देखो, ये क्या है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब ये मान लिया मैंने L2 है, तो ये L2 है और ये L1 है। तो L2 और L1 का डिफरेंस है तो वो डिस्टेंस ही ना। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी हमें याद है, और आपको क्या करना है, पी को डिस्क के पेरीफेरी से ज्वाइन करना है और सेंटर से ज्वाइन करना है, वो दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस लेना है। तो आपका पोटेंशियल डिस्क के कारण एक्सिस पे आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप स्मार्ट वे में याद कर सकते हो, ठीक है ना। इसी का जनरलाइज लिखा हुआ है ना। अभी देखो, अब इसी में आपको बोलेगा सेंटर पे क्या होगा पोटेंशियल, है ना, यहाँ सेंटर पे है ना, पी पे क्या होगा पोटेंशियल। तो ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूले में क्या करोगे आप, x को 0 रख दोगे, है ना। तो x यहाँ पे 0 रखे, या 0 करोगे तो क्या आ जाएगा, r आ जाएगा ना, है ना, r आ जाएगा। वो भी आप लॉजिकली सोच सकते हो ना। अभी जैसे आपको बोला ना सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ पे ही पॉइंट है, जस्ट इसके थोड़ा सा dx आगे ले लो, तो इसको ऊपर से ज्वाइन करोगे तो r आएगा डिस्टेंस, और इसको इधर करोगे तो dx आएगा, और दोनों का डिफरेंस r और dx का डिफरेंस r ही आएगा ना। तो सिग्मा r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, या तो ऐसे देख लो L2 माइनस L1 से, और नहीं तो आप x को सीधा यहाँ पे 0 फीड कर दो, यू विल गेट सिग्मा r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सारे अच्छे क्वेश्चन है, मतलब आपको याद करने बोल रहा हूँ ना। अगर सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया ना तो आप मतलब एक अच्छे क्वेश्चन को आप विद इन मिनट कर सकते हो, ये है ना। ये सिग्मा बाई है ना, सिग्मा बाई आर है ना, एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है ना, ये हो जाएगा, है ना। और इसी का एनुलर डिस्क रहेगा तो, है ना, मान लो आपके पास कोई एनुलर डिस्क है, एनुलर डिस्क, तो उस केस में क्या करोगे, पी है ना, फिर से वैसे याद करवाया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इस पी को ना इनर पेरीफेरी और आउटर पेरीफेरी से आप ज्वाइन कर लो, वो दोनों डिस्टेंस का डिफरेंस लेना है ना, L2 माइनस L1 हो जाएगा, ठीक है। अभी ये सब है ना, इसको अपन आराम से, अब क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, मान लो पी पॉइंट पे कोई चार्ज क्यू नॉट चार्ज को रिलीज कर दिया, अब इसके सी से पास कर रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है ना। और मान लो ये सिग्मा नेगेटिव है ना, नेगेटिव माइनस सिग्मा है ना, और ये क्यू नॉट पॉजिटिव है, तो क्यू नॉट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और सिमेट्री से वो एक्सियल लाइन पे अट्रैक्ट होगा ना। तो जब सेंटर से पास करेगा तो, है ना, आपकी वेलोसिटी क्या होगी इस चार्ज का। तो फिर ये एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये है ना, अच्छा क्वेश्चन, टफ की कैटेगरी में जाएगा क्वेश्चन, है ना। अगर आप नॉर्मल वे में जाओगे ना इंटीग्रेशन करके तो क्वेश्चन ये अच्छा है ना। बाकी अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो आपको पी पॉइंट पे पोटेंशियल पता है ना, सी पे पता है। तो जब ये पार्टिकल पी से सी की तरफ जाएगा तो जो भी पोटेंशियल में डिक्रीमेंट होगा वही काइनेटिक एनर्जी में मिलेगा ना। तो आप लिख सकते हो लॉस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो जब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आप लिखोगे ना तो कैसे लिखते हैं, तो क्यू नॉट और इंटू वी एट, है ना, अभी सी पे ज्यादा आएगा पोटेंशियल, आप निकालोगे ना तो वी सी माइनस वीपी आ जाएगा ऐसा। तो सी पे पोटेंशियल लिखने के लिए फिर क्या करोगे आप, सी पे पोटेंशियल के लिए, है ना, ये फॉर्मूला यूज होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और L2 माइनस L1 करोगे ना सी पे, तो L2 माइनस L1 करोगे तो एक्चुअल में आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस आ जाएगा। सही बोला, हाँ सही बोला मैं। L2 माइनस L1 हो जाएगा कैपिटल R माइनस स्मॉल r, है ना, अगर आप सी पे निकालोगे तो। और पी के लिए तो आपको डिस्टेंस देना पड़ेगा, कहाँ से रिलीज कर रहे हो, है ना, ये वाला, ये डिस्टेंस आपको देना पड़ेगा। तो फिर जो क्वेश्चन अपन 4-5 मिनट में करेंगे ना उसको अपन 2 से 3 मिनट में कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चन है ना जो लास्ट में डिस्कस किया ना। बाकी ये रिजल्ट वगैरह अगर आपको याद होगा ना तो फिर आप बहुत ही, मतलब जो क्वेश्चन टफ है वो उसको अपन मॉडरेट बना सकते हैं, है ना, जो मॉडरेट है उसको इजी बना सकते हो। और अच्छे बच्चों को ये सब सारे फॉर्मूले याद होते हैं, ठीक है। अगर आपका टारगेट मान लो, है ना, अगर 99 परसेंटाइल या उसके ऊपर चाहिए ना तो आपको ये फॉर्मूले याद रखना पड़ेगा। क्योंकि 2-3 ऐसे फॉर्मूले में आप 2-3 मिनट बचा लोगे तो 3-4 क्वेश्चन की बात है ना, 15 क्वेश्चन की जगह पे 20 क्वेश्चन करोगे तो बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा आउट ऑफ 25, ठीक है ना, यहाँ तक ही रखते हैं ना।
इसके नीचे भी है, अगर आपको मैं पूरा पीडीएफ ही शेयर कर दूंगा, ठीक है। आपको अगर पढ़ना है तो इसके नीचे भी कुछ कुछ क्वेश्चन है, पढ़ के आ जाना, मैं उसको डिस्कस कर दूंगा ना। 4-5 पेज और है इसमें, पढ़ के आ जाना ना अगर इच्छा हो तो। और जिसमें आपको डाउट होगा मैं नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा। और किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, नहीं तो फिर क्लास एंड करेंगे। ठीक है ना, क्लास डाउट एंड नहीं है करें ना? सर? हाँ हाँ ठीक है सर, क्लास एंड कर दिया।